हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज ही है आपका फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। और जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, और आपको बिल्कुल ही याद करना है एक तरीके से, एक टेक्निक से, मेमोरी टेक्निक के थ्रू, और एक कैसे एक फ़्लो में याद करने चाहिए। जैसे आप किसी टास्क को करते हो और उसी टास्क के बेसिस पर अगर ऑनलाइन टेस्ट कर देते हो, सारे क्वेश्चन आपके टास्क में से ही होते हैं, तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। प्लस उस टास्क में अगर आपको निमोनिक मेथड्स मिल जाए, आप फिर कोई मेमोरी टेक्निक मिल जाए याद कराने के, तो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए, है ना। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करोगे और लिखोगे पर्सनल गाइडेंस फॉर फिजिक्स। मैं आपको प्रोसीजर वहाँ पर बता दूंगा। आपके लिए मैं भी मेहनत करूँगा वहाँ पे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ज़रा देखो, अब पर्सनल गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दो, है ना। उतना टाइम है नहीं मेरे पास, तो आपको बस आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपको पूछने हैं। ज़रा देख लो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे? ऐसे क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से याद रख सकते हो, या तो डायरेक्टली 2-4 बार रिवाइज कर लो, या फिर इसके टेस्ट लगा दिया करो बार बार। ऐसे क्वेश्चन अगर बार बार आपको मिल जाए टेस्ट में तो याद हो जाएगा, है ना। वैसे भी अभी मैं 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि जब भी कोई लाइट पास करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो कौन सा ऐसा है जो चेंज नहीं होता, कौन सा ऐसा चीज़ है जो चेंज नहीं होता इसमें से। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर, इसमें क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, ध्यान रखोगे। तो क्या चेंज होता है भाई? इसमें चेंज होता है आपका इंटेंसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी लाइट पास करे एक मीडियम से अनदर मीडियम में, तो इंटेंसिटी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया? ये आप आसानी से याद कर लोगे क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इसके टेक्निक भी। रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है? गामा रे रिलीज करता है। कौन सा रे? गामा रेज रिलीज होता है ना। गामा से आपको क्या ध्यान रखना है कि गम कब मिलता है आपको सबसे ज़्यादा, है ना। गम मिलता है जब किसी से क्वेरल करते हो, किसी से झगड़े करते हो, है ना। क्वेरल करने से गम मिलता है, और गम कहाँ से निकलता है? गामा रेज रेडियो एक्टिविटी से। तो ये गामा रेज पूछे या फिर रेडियो एक्टिविटी पूछे, दोनों का आंसर होगा हेनरी बैकरल, है ना। बैकरल ने ही खोज किया है। नेक्स्ट देखो 63 नंबर में यहाँ पर पूछा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे? डायरेक्टली याद करना होगा, है ना। और इकट्ठे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। स्टार्क इफेक्ट होता है, कौन कौन से इफेक्ट होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रमन इफेक्ट होता है, और भी बहुत सारा होता है, उसको इकट्ठे एक साथ याद करवा दूंगा। अभी फिलहाल डायरेक्टली याद रखो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया? तो आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइंस्टाइन ने क्या खोज किया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोज किया है, ध्यान रखोगे। अब ज़रा देख लो, आगे देखो, यहाँ पर है 64 नंबर में कि नैनोमीटर के कितने मीटर इक्वल होता है। तो नैनोमीटर का क्या मतलब होता है भाई? नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, और मीटर का मतलब मीटर, है ना। लेकिन आंसर तो मीटर में है नहीं, सेंटीमीटर में है। तो क्या करोगे? यहाँ पर 10⁻⁹ है और इंटू 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 100 सेंटीमीटर को 10⁻+2 लिखते हैं ना। और ये -9 है, तो -9 और +2 है, तो कितना बच जाएगा? 10⁻⁻7, है ना। तो -7 इसका क्या होगा? आंसर होगा। पावर में ये सब माइनस में नहीं है, माइनस पावर में है -4, -8, पावर में -7, पावर में है -9। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट हो जाएगा आंसर? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में रहता तो सिंपली नैनो का मतलब 10⁻⁹, और मीटर जो है मीटर है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सेंटीमीटर में था इसलिए आपका 2 कम हो जाता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि 10⁻⁻7 बड़ा है या आपका 10⁻⁻9 बड़ा है, तो माइनस में जब भी होता है तो ध्यान रखना छोटा वाला ही बड़ा होता है। तो ऐसे होगा इसका आंसर, ठीक है। अब जरा देख लो पायरोमीटर। पायर वर्ड जो होता है ना भाई, पायर का मतलब ही याग होता है ना, आग होता है। आग जो है, आग क्या होता है? उसका टेम्परेचर थोड़े ना होता है, उसका बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो पायरोमीटर यूज़ किसके लिए किया जाता है?
हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर बोला द apparatus used to measure the intensity of light, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनेमोमीटर, कैलोरीमीटर, ऑल्टीमीटर, ये सब। जैसे ऑल्टी ये आता है, एलटी इसका मतलब ही होता है रूट वर्ड ही होता है हाइट, है ना, तो हाइट को मेजर करने के ऑल्टीमीटर। इस तरीके से मैं तरीके बता दूंगा। एपरेटस जितने होते हैं उसके अलग से वीडियोज़ में लाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, स्टैटिक के अंदर सबको याद करवाना है। फिलहाल इसके लिए आंसर याद रखो कि लक्स मीटर जो होता है यही इसका आंसर है। लक्स मीटर का इस्तेमाल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने में। तो आपको नहीं भूलना है कि लक्स मीटर को किस में यूज़ करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने में। कैसे ध्यान रखोगे, थोड़ा सा तरीका देख लो। लक्स एक साबुन है ना, हम लोग आम पब्लिक जो है वो लक्स साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत हाई फाई इस्तेमाल नहीं करते। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने कभी ना कभी लक्स का इस्तेमाल किया होगा। तो लक्स का प्रचार देखते हो एकदम कैसे लोग करते हैं, एकदम बिल्कुल ही जिसके चेहरे से बिल्कुल लाइट निकल रहा हो, है ना, बिल्कुल ही लाइट, वो कहेगा कि एकदम निखार आ जाएगा आपके चेहरे में। मतलब क्या होगा, आपके चेहरे के इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अच्छा लक्स से नहाने से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगा आपके चेहरे का। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कौन मेजर करता है, लक्स मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फिर दिया है यहाँ पर क्या कि नाइट विजन कैमरास डो नॉट यूज़, रात में जो यूज़ होते हैं कैमरे उससे देख रहे होगे कि लाल लाल कुछ जल रहा होता है कैमरे के सामने, ना, उसमें बोलता है कि क्या यूज़ नहीं करता, तो एम्पलीफाइड लाइट को यूज़ करता है, इंफ्रारेड सेंसर्स को यूज़ करता है, हीट रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स ये भी यूज़ करता है, एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं करता। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब याद रखने के तरीके देख लो। अगर आपको नाइट में चोरी करने जाना है तो कुछ ऐसे चीज़ का लेप लगा लो शरीर पर, चेहरे पर, जिससे एक्सरे रेडिएशन क्या हो, एमिशन हो, उससे निकल रहा हो, है ना, उसके बाद आसानी से चोरी कर पाओगे। तो एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स जो है इसका इस्तेमाल नहीं करता नाइट विजन कैमरास। तो 67 नंबर का डी नंबर ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। फिर देखो 68 नंबर में देखो यहाँ पर बोला है, यहाँ बोला अमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस विच हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, किसके पास हाईएस्ट एनर्जी है निम्नलिखित रेडिएशन में। तो कैसे याद रखोगे, तो आज ही मैं याद करवाने वाला हूँ जितने भी रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करवा देने वाला हूँ। तो देख लो कैसे याद रखोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात जान लो कि हाईएस्ट एनर्जी पूछा तो एनर्जी के फार्मूले आपको आने चाहिए। क्या आना चाहिए, एनर्जी के फार्मूले। एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू, ये लाइट के संदर्भ में, ठीक है, रेडिएशन के संदर्भ में, रेडिएशन का एनर्जी अगर निकालना हो तो E इक्वल टू H इंटू न्यू होता है। न्यू, ये V नहीं है, ये न्यू है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है। और अगर आप न्यू नहीं लिखना चाहते तो लिखो H इंटू एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली लिखो। फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिलेट ये करते हैं, इसका सिंबल होता है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, H इंटू फ्रीक्वेंसी। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कभी ना कभी आपने देखा होगा, है ना। अब जरा देखो एनर्जी बोला है, एनर्जी क्या है, ये H तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना न्यू के बराबर, मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो आपका एनर्जी भी बढ़ेगा, है ना। इतना तो ध्यान रख पाओगे, इतने बस आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं यूँ याद करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है इसमें। तो देखो यहाँ पर एक्सरे जो है इसका हाईएस्ट एनर्जी है इन चारों में से। कैसे याद रखोगे मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, हालांकि आज डिटेल में बताना ही है। देखो आज हम लोग याद करेंगे कि वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग याद करेंगे कि क्या सीक्वेंस होता है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आता है आपका कॉस्मिक रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज बस लिस्ट में नाम है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है, इसके बेस पर क्वेश्चन देख चुके हैं। तो कॉस्मिक रेज, फिर आता है गामा रेज। शॉर्ट में कैसे याद रखें मैं बता देता हूँ, काश, गीता, जेरोक्स उठाकर विजय और इंदु के मुंह पर रखती, एक सेंटेंस आपको, है ना, ऐसे ध्यान रखना है, काश, गीता, जेरोक्स उठाकर विजय और इंदु के मुंह पर रखती, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर क्या है, काश से है कॉस्मिक, गीता से है गामा रेज, और फिर है जेरोक्स से है एक्स रेज, उठाकर है मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, और यहाँ पर वी है मतलब विजिबल रेज, जिसके 7 कलर में विभक्त होते हैं, विबग्योर, है ना, विबग्योर इसी का पार्ट है। फिर है इंफ्रारेड, फिर है माइक्रोवेव, फिर है रेडियो वेव।
इस तरीके से ध्यान रखना है। तो वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब ज़रा ध्यान देना, ये बढ़ते हुए क्रम में तो है, मतलब सबसे कम इसका होगा वेवलेंथ, उसके बाद सबसे कम इसका होगा, फिर कम इसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेडियो वेव का, है ना। बढ़ते हुए मतलब क्या, पहले छोटा फिर बड़ा, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये घटते हुए क्रम में है किसका, ये घटते हुए क्रम में है फ्रीक्वेंसी का। तो इतना तो आप लोग पहले से जानते होंगे कि वेवलेंथ, नहीं जानते तो मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ कि वेवलेंथ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वेवलेंथ का अगर बढ़ते हुए क्रम है तो फ्रीक्वेंसी का घटते हुए क्रम में होगा कि नहीं होगा, होगा ही। तो हाईएस्ट एनर्जी में अभी हमने क्या देखा था कि एनर्जी का फार्मूला होता है H इंटू न्यू। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है ये। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू का, मतलब फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे अधिक किसका होगा, कॉस्मिक का होगा या फिर गामा का होगा, है ना। अब कॉस्मिक और गामा तो इस चारों ऑप्शन में दिया नहीं है, दिया है एक्सरे। तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इन चारों में से, और एक्सरे का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एनर्जी का। तो एनर्जी भी तो सबसे ज़्यादा एक्सरे का होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है एक्सरे। किसी को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, नहीं तो आप फिर से दोबारा वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे कि वेवलेंथ कैसे होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब इसको मिटा देता हूँ। देखो वेवलेंथ जो है, सबसे पहली बात कि किसी भी वेव है, कोई भी रेडिएशन है, कोई भी वेव है, अगर उसका हमें निकालना हो क्या, उसका अगर हमें स्पीड निकालना हो, क्या निकालना हो, स्पीड निकालना हो, ठीक है। तो वेव का जो स्पीड होता है उसको c से डिनोट करते हैं, c से, ठीक। और यहाँ पर क्या है कि स्पीड क्या होता है, लेंथ बाय टाइम होता है ना, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ यहाँ पर क्या होगा, किसी वेव का लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, लैम्बडा बोलते हैं इसको, लैम्बडा बाय टाइम, है ना, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम ही होता है आपका स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट निकालना है और फिर रेडिएशन निकालना है तो वेवलेंथ बाय टाइम लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 बाय टाइम होता है, और जानते होंगे कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड, पर सेकेंड, है ना, यही वाला चीज़ पर सेकेंड। और इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के यही सारे क्या होते हैं आपके यूनिट होते हैं, पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। अब जरा देखो ये पर सेकेंड है ना, 1 बाय टाइम है, तो 1 बाय टाइम यहाँ पर देखो फिर से लिख देता हूँ, लैम्बडा इंटू 1 बाय टाइम है, और 1 बाय टाइम के बदले हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ c इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्बडा इंटू न्यू, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखो अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें न्यू का वैल्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, c, मतलब कांस्टेंट है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है या फिर रेडिएशन है, c बाय लैम्बडा होगा। तो देख रहे हो यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट है तो न्यू जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी का बढ़ रहा है क्या, सबसे ज़्यादा है अगर उसका लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, समझ रहे हो। और फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हैं। तो ये जितना भी रेडिएशन है ये आज मैं याद करवा दूंगा, बाकी एक दो फार्मूला जो भी था, E इज इक्वल टू एच न्यू था, और फिर C इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू था, है ना। ये तो मैं आपको याद करवा दिया अभी, मतलब बता दिया। फिर से देख लो एक बार, स्पीड जो मैं बताया ये क्या बताया, वेवलेंथ इज डिवाइडेड बाय टाइम, और 1 बाय टाइम ही होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इंटू न्यू, और न्यू का वैल्यू निकालना रहे तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ऊपर है तो ये नीचे है, मतलब उल्टा है एक दूसरे का, है ना, अपने शब्दों में कहा जाए तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर देख लो वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट का आपका वेवलेंथ का रेंज पूछा है तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। किसका रेंज, विजिबल रेंज। विजिबल लाइट जो है वो भी आपका किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंदर आता है, वेव्स के अंदर आता है, ठीक है। ये विजिबल रेज का मतलब है कि जो हम लोग लाइट देखते हैं सनलाइट उसको बोलते हैं, और जो 7 कलर में विभक्त होता है विबग्योर में उसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो विजिबल लाइट बोलते हैं या फिर इसको वाइट लाइट भी बोलते हैं, वाइट लाइट भी बोलते हैं, तो ये भी किसका पार्ट है भाई, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। तो उसका रेंज पूछा है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला है, देखो इसको भी डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। हीट डिटेक्टर्स इन ह्यूमन स्किन आर सेंसिटिव टू वेवलेंथ, मतलब कौन से वेवलेंथ के रेंज में क्या होता है कि जो हीट डिटेक्टर होता है ह्यूमन स्किन में, जो डिटेक्ट करता है ह्यूमन स्किन के टेम्परेचर को, है ना,
तो वो सेंसिटिव होता है कितने वेवलेंथ के बीच में। तो इसको आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि 400 नैनोमीटर से अगर कम का वेवलेंथ है किसका, किसी लाइट का, है ना, तो वो हीट को क्या करेगा, उस लाइट के हीट के इफेक्ट को क्या करेगा, डिटेक्ट कर पाएगा वो मशीन, हीट डिटेक्टर इन ह्यूमन स्किन जिसको कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसको डायरेक्टली याद रख लो कि हीट डिटेक्टर्स इन ह्यूमन स्किन आर सेंसिटिव टू वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ के होना चाहिए जो डिटेक्ट कर पाएगा वो, तो 400 नैनोमीटर से कम का। ठीक है, अब देखो हम लोग असली खेल पे आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। यहाँ पर मैंने याद करवाया है आपको वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में। अब वेवलेंथ के बढ़ते हुए है मतलब इधर से बढ़ रहा है वेवलेंथ, है ना, तो इधर से अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब लैम्बडा बढ़ रहा है, तो इधर से आपका क्या होगा, घट रहा होगा, क्या घट रहा होगा, इधर घट रहा है फ्रीक्वेंसी, है ना, एफ फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू कहते हैं, और यहाँ पर लैम्बडा है मतलब वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ है वो जो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी घट रहा है। कैसे एक दूसरे से बढ़ना और घटना कहा जाता है ये तो आपको मैं अभी बता दिया हूँ, है ना। तो यहाँ पर देख लो कैसे याद रखोगे, काश गीता जेरोक्स उठाकर विजय और इंदु के मुंह पर रखती। ठीक है, काश गीता जेरोक्स उठाकर विजय और इंदु के मुंह पर रखती। इस सेंटेंस को याद रख लो, ये पूरा याद हो जाएगा। फिर से देख लो, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल रेज है, फिर है आपका इंफ्रारेड रेज, फिर है यहाँ पर माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव। ठीक, सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ है, तो रेडियो वेव का। सबसे कम किसका फ्रीक्वेंसी है, तो रेडियो वेव का, है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा क्योंकि उसका मैक्सिमम क्या है, वेवलेंथ है। और सबसे अधिक किसका होगा, कॉस्मिक और गामा रेज का फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों का सबसे क्या होता है, कम होता है वेवलेंथ। ठीक, क्लियर यहाँ तक, इतना याद रख लोगे और बाकी कुछ 3-4 पॉइंट्स याद रख लो। ये सीक्वेंस पूछता है आपसे, एग्जाम में पूछता है, ये सीक्वेंस आपसे पूछता है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है। अब यहाँ पर देख लो, कॉस्मिक रेज का रीज़न भी मैं बता दिया हूँ कि कॉस्मिक रेज भले ही इस लिस्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिस्ट में, लेकिन ये वास्तव में कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैं आपको बता भी दिया हूँ। फिर है गामा रेज, गामा रेज बोलो या फिर कॉस्मिक रेज, दोनों जो स्टार्टिंग में है, इसके सबसे हाईएस्ट एनर्जी होता है ना, ये सबसे हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कौन, गामा रेज। ठीक है, अगर कॉस्मिक को इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सबसे ज़्यादा किसका हाईएस्ट एनर्जी होगा, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो गामा का। ठीक है, क्यों होगा गामा का एनर्जी, क्यों होगा सबसे ज़्यादा उसका, क्योंकि मैं अभी आपको बताया क्या कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी, ये मैं फार्मूला बताया था, एच में होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अब मैं बताया कि ये वाला है जो वेवलेंथ का बढ़ते हुए क्रम है, लेकिन घटते हुए क्रम क्या है, यहाँ पर ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो घटते हुए क्रम में क्या है आपका न्यू है, मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, घटते हुए, मतलब घटते हुए फ्रीक्वेंसी करने का मतलब सबसे अधिक इसका होगा ना, फिर इसका घट जाता होगा सबसे, रेडियो वेव का सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एच न्यू एनर्जी में क्या होगा, सबसे न्यू, सबसे ज़्यादा न्यू किसका होगा, घटते हुए क्रम में अगर है तो गामा रेज का ही होगा, क्या आपका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा। अगर अधिक होगा सबसे गामा रेज का, तो गामा रेज का ही सबसे ज़्यादा एनर्जी भी तो होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या मतलब, ऑप्शन क्या मतलब गामा रेज का सबसे हाई एनर्जी होता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कॉस्मिक रेज एंड गामा रेज हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। अब इसका हाई एनर्जी है, जिसमें भी जाएगा ये छेद करके निकल जाएगा, पेनेट्रेट कर देगा, है ना। तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। तो अगर ध्यान रख पाते हो कि हाई एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है आपका गामा का, तो गामा का ही सबसे अधिक क्या होगा, पेनेट्रेटिंग पावर भी होगा, है ना, पेनेट्रेट कर पाएगा ये सबसे अधिक। फिर रेडियो वेव का जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, जाहिर सी बात है ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो रेडियो वेव का सबसे अधिक क्या होगा, वेवलेंथ होगा। और सबसे कम इसका क्या होगा, सबसे कम होगा आपका न्यू वाला वैल्यू, है ना, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा होगा इसका क्या, वेवलेंथ, है ना। इतना क्लियर है। अब ज़रा देखो, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए एसएससी सीजीएल एसएससी के किसी एग्जाम में कि रेडियो वेव और टीवी वेव का क्या होता है रेंज, वेवलेंथ, है ना, ये वेवलेंथ है, मीटर में है तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ ही होगा। तो रेडियो वेव का क्या रेंज होता है, 10 से 1000 मीटर के बराबर। देख रहे हो, किसी का नैनोमीटर होता है, किसी का क्या होता है,
और यहाँ पर रेडियो वेव की बात करें तो सीधा मीटर में होता है, माइनस का पावर तो छोड़ ही दो। तो 10 से 1000 मीटर के बीच होता है रेडियो वेव का वेवलेंथ। और टीवी वेव भी आता है कहीं ना कहीं, मतलब रेडियो वेव से पहले आपका आता है टीवी वेव, है ना। तो टीवी वेव का पूछ लिया है कि इसका वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, तो 1 से 10 मीटर। ध्यान देना, रेडियो वेव का होता है 10 से 1000 मीटर वेवलेंथ, और आपका टीवी वेव का होता है 1 से 10 मीटर का वेवलेंथ। फिर गामा रेज के बारे में सब चीज़ हम लोग गामा के बारे में पढ़े, हाईएस्ट है ना, लेकिन सबसे जो लिस्ट होता है इसका कम होता है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, इसका आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होता है। तो गामा रेज का आयोनाइजिंग पावर जो है वो सबसे कम होता है, बाकी सब चीज़ इसमें अधिक होता है। वेवलेंथ अधिक नहीं होता, वेवलेंथ इसका इसमें होता है रेडियो वेव का, ठीक है। तो बस आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप सिर्फ इतना याद रख लोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम को याद रख लोगे, जो मैं तरीका बताया, लिख लेना अपने नोट्स में, चिपका लेना दीवार में, कि काश गीता जेरोक्स उठाकर विजय और इंदु के मुंह पर रखती। ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है वेवलेंथ के। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को याद करना ही नहीं है आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है वेवलेंथ का। और अगर फ्रीक्वेंसी को याद कर पाते हो तो एनर्जी भी निकाल लोगे कि जिसका एनर्जी सबसे अधिक होगा, मतलब किसका एनर्जी सबसे अधिक होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि फार्मूला में ही है H × न्यू, है ना। H कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के। जिसका न्यू सबसे अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, उसका एनर्जी भी होगा। जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, पेनेट्रेटिंग पावर भी उसका सबसे अधिक होगा, है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल पाओगे। सारा कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूँ आपको आज, और सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ आप लोग। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, आज कुछ कॉन्सेप्ट को भी सीखे। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।